हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डीएसए का ये कोर्स बिल्कुल ही फ्री है आपके लिए और ये एक स्ट्रक्चर वे में डिजाइन किया हुआ है ताकि आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इस सीरीज को बनाने में काफी मेहनत किया गया है, तो एक लाइक, एक कॉमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है अगर आप वीडियो को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं अपनी हम सीट पे। और यहाँ पे जो सीट है, यहाँ पे हमने दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर रखी हैं। फर्स्ट वन इज लार्जेस्ट एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम थर्ड प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम ये है, चेक इफ एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, इस प्रॉब्लम को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना, ओपन कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ओपन हो गई है, इसको समझना है कि गिवन इन एरे ARR check whether it is sorted in non decreasing order, return true if it is sorted otherwise false। अब यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? डिक्रीजिंग मतलब कुछ इस तरीके से, नंबर पहले बड़ा होगा बाद में घटता हो जाएगा। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि घटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ बड़े, ये हमारा क्या है, नॉन डिक्रीजिंग। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, नॉन डिक्रीजिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये नॉन डिक्रीजिंग है? लेट्स से ये नंबर हमारा है 1, ठीक है, ये 2, अगला एलिमेंट भी 2, ये 3, अगला एलिमेंट भी 3, ये 4, ये भी अगला एलिमेंट 4। तो ये हमारा नंबर क्या है, ठीक है, 1 है, 1 के बाद 2। ठीक है, ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं है, ग्रेट। ठीक है, इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, बट 2 से 2 जाने में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बट कोई भी डिक्रीमेंट भी नहीं हुआ है, यानी कि नंबर ना तो बढ़ा ना तो घटा। तो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब यह है कि घटना नहीं चाहिए, बराबर हो सकता है पर घटना नहीं है। अब बारी है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, हमें एरे गिवन है, कैसे पता लगाएंगे, क्या स्टेप्स होने वाले हैं। यहां तक तो हमने समझा कि स्टार्ट करेंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, बट बाद के नंबर या तो इसके बराबर होंगे या तो इससे बड़े होंगे। इस चीज को समझते हैं हम दूसरे टेस्ट केस से। तो यहाँ पे मैं इस नंबर्स को ड्रॉ करने वाला हूं। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि डीएसए सीखने से पहले आपको थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए, तो इसका यही मतलब था कि प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा पहले कि प्रॉब्लम क्या क्या रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। यहाँ पे हमारे सारे इंडेक्स होंगे। तो लेट्स से 0 इंडेक्स हो गया, 1 इंडेक्स हो गया, 2 इंडेक्स हो गया, 3, 4, 5 एंड 6। एक और ले लेते हैं 7। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब हम इस इंडेक्स पे क्या करेंगे, वैल्यू ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एरे ऑफ आई। आई मतलब इंडेक्स, ये इंडेक्स है, ये एरे ऑफ इंडेक्स है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को रखने वाले हैं। ठीक है, वैल्यूज कैसे रखेंगे, 0 पे हमारा क्या है, 90। ठीक है, 90 समवेयर अज्यूम कर लेते हैं, ये क्या है हमारा 90। एंड नेक्स्ट 1 वाले इंडेक्स पे क्या है हमारा 80। तो 80 कहाँ होगा, 90 से छोटा होगा। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारा 1 वाली इंडेक्स पे ये हमारा 80 है। ठीक है, सेकंड वाली इंडेक्स पे 100 है, तो सेकंड वाली इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे हम 100। अभी मैं पॉइंट ही ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। एंड नेक्स्ट पे हमारा 70 है, तो थर्ड इंडेक्स यहाँ पे है। 70 हमारा कहाँ होगा, ये 80 के नीचे, तो इसको हम बोल देते हैं 70। ठीक है, इसी तरीके से हम 40 और 30 को भी रखने वाले हैं। तो 4 पे हमारा क्या है 40, ये हमारा हो जाएगा 40, लेट से ये हमारा हो गया 30। ठीक है, ये कोई फिक्स इंटरवल नहीं है, बट हाँ कुछ इस तरीके से है कि छोटे वाले नंबर नीचे हैं, बड़े वाले नंबर ऊपर है। तो 4 पे हमारा 40 है, फिफ्थ इंडेक्स पे हमारा 30 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम अपने 90 से, पहले वाले इंडेक्स से। तो 90 के बाद कहाँ जाएंगे हम, 1 वाले इंडेक्स पे 80, 80 के बाद 100 पे गए, 100 के बाद फिर हम 70 पे आए, फिर हम 40 पे आए, फिर 30 पे आए। तो अगर आप ये ग्राफ देखो तो पहले क्या हुआ, पहले ही ये ग्राफ डिक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ से यही डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो हमें इसमें बताना है कि ग्राफ नॉन डिक्रीजिंग है या नहीं। अगर नॉन डिक्रीजिंग है तो ट्रू, यानी कि एरे सॉर्टेड है। अगर नॉन डिक्रीजिंग नहीं है तो हमें रिटर्न कराना है फॉल्स। तो पहले तो हम मान के चलेंगे कि नॉन डिक्रीजिंग है, यानी कि अप्रोच जो हमारी ये कहती है कि पहले मान लो कि सब कुछ सही है, एरे सॉर्टेड है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इज सॉर्टेड नाम का, जिसको हम बोलते हैं कि ट्रू। अगर हमें कहीं भी ऐसी कंडीशन मिल जाती है जहां पे ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है, कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो हमने अज्यूम करा था। हमने अज्यूम करा था कि ये सॉर्टेड ही है, बट यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, तो कंडीशन फेल हो रही है। अब वो कंडीशन कहाँ पे आएगी, अब देखिए पहला एलिमेंट तो होना ही होना है, क्योंकि पहले एलिमेंट से ही हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि
एलिमेंट सॉर्टेड है या नहीं है इस एरे में। तो पहला एलिमेंट तो एज इट इज रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट पे आएंगे। अब सेकंड एलिमेंट पे आएंगे और कंपेयर कराएंगे हम। कंपेयर किससे कराएंगे, पिछली वाली नंबर से। हमने देखा था कि नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि अपने पिछले वाले नंबर के या तो बराबर हो या तो अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा हो, घटना नहीं चाहिए। तो अगर हम 80 पे हैं तो हम क्या करेंगे, किससे चेक करेंगे, अपनी पिछली वाली नंबर से। तो पिछला वाला नंबर 90 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो करंट नंबर है ये पिछले वाले नंबर के बराबर है या बड़ा है। अगर पिछले वाले नंबर के बराबर है या बड़ा है तो ठीक है, सब सही चल रहा है, अगले नंबर पे चेक करो। बट अगर हमारा पिछले वाले नंबर से छोटा निकल जाता है तो इसका मतलब है यही कंडीशन फेल हो जाती है। 80 के केस में क्या हो रहा होगा कि 80 हमारा क्या है, 90 से छोटा, तो यहीं पे कंडीशन फेल हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहीं से इस वाले जो बूलियन वेरिएबल है इसको चेंज कर देंगे टू फॉल्स, और फिर जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको स्टॉप कर देंगे। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें यही मिल गया, ठीक है, कहीं कहीं आपको आखिरी में मिलेगा, या फिर पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा 20 है, ठीक है। 20 हम चेक करेंगे पिछले वाले नंबर से क्या है, बड़ा है, यस बड़ा है तो कंटिन्यू करो। अगर छोटा निकल गया तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। 20 के लिए हमने चेक कर लिया, सही है। अब आएंगे हम 30 पे। 30 को चेक करेंगे 20 से। क्या हमारा 30 20 से छोटा है, जी नहीं, बड़ा ही है, छोटा नहीं है। तो इसका मतलब है सब कुछ सही है, अगले वाले पे जाओ, ठीक है। 40 हमारा क्या है, 30 से छोटा है, जी नहीं, प्रोसेस स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, अगले पे जाओ। क्या हमारा 50 40 से छोटा है, जी नहीं। और इसी तरीके से हमारा लूप एंड हो जाता है। तो लूप एंड होगा तो हमारा क्या आएगा, जो इस सॉर्टेड है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। बट अगर कहीं भी कंडीशन फेल कर जाती है तो इस सॉर्टेड को हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं और प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो इसी को हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम के थ्रू लिखने वाले हैं। तो क्या एल्गोरिथम रहने वाला है यहाँ पे, एल्गोरिथम ये कहता है कि एक फॉर लूप लगाओ, ठीक है, एक फॉर लूप लगाओ और कहाँ से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो। इसके पहले की वीडियोस अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने जो फॉर लूप इस्तेमाल किया था वो 0 वाली इंडेक्स से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारा टारगेट ही कुछ वैसा था। यहाँ पे हमारा टारगेट कुछ और है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने सेकंड वाले एलिमेंट पे। तो सेकंड वाला एलिमेंट हमारा इंडेक्स 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंस्टेंट पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो हमारा एरे का साइज है कम से कम 1 तो है ही, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, पर ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर नहीं करता तो एक एलिमेंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फॉर लूप नहीं चलेगा और ऑलरेडी सॉर्टेड रिटर्न हो जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, आखिरी वाले इंडेक्स तक, ठीक है। आखिरी वाला इंडेक्स क्या होगा हमारा, साइज -1, ठीक है। ये अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो टोटल एलिमेंट 6, इंडेक्स हमारा 5। तो इस तरीके से जाना है एंड यहाँ पे असली चीज होगी। अब देखिए सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लूप चलने दो, पर अगर गलत है तो हमें क्या करना होगा, लूप को ब्रेक करना होगा। तो गलत के लिए कंडीशन लगाते हैं, सही के लिए तो चलेगा ही चलेगा। इफ हमारा जो यहाँ पे ARR है, ओके ग्रेट, इफ एरे ऑफ i इज स्मॉलर देन एरे ऑफ i-1। i-1 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि i-1 इसका पिछला वाला इंडेक्स होगा। तो अगर ये पिछले वाले इंडेक्स से छोटा है तो फिर गड़बड़ है, हमें प्रोसेस को क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। बट प्रोसेस स्टॉप करने से पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, किसकी, इज सॉर्टेड की। तो इज सॉर्टेड जो है उसको हम कर देंगे फॉल्स। और फिर अगर आपको लूप से बाहर आना है तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म होता है ब्रेक, ये हर एक लैंग्वेज में है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल सेम टू सेम कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। पाइथन हो, C++ हो, जावा, सब में ब्रेक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल जाती है तो लूप से बाहर आ जाओ। ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर आ जाएगा। तो जब लूप से बाहर आएगा तो या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। तो ये डिपेंड करेगा, अगर सब कुछ सही है तो ट्रू ही रहेगा, अगर सही नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे is _sorted। तो ये हमारा लॉजिक है जिसको हमें इंप्लीमेंट करना है अपने कोड में। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से किया है। पहले हमने समझने की कोशिश करी कि एक्चुअल मीनिंग क्या है ये सॉर्टिंग का। आगे चल के जब हम सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे तो जितने भी लॉजिक बनाए गए हैं सॉर्टिंग के, सब इसी प्रिंसिपल पे बनाए गए हैं, कंपैरिजन पे। आपको कंपेयर करके पता लगाना होगा वैल्यू कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। यहाँ पे हमने बस चेक करना है कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है। आगे चल के आपको इसी एरे को सॉर्ट भी करना रहेगा। तो चेक करने वाला तरीका यही है। सॉर्ट करने वाला प्रोसीजर थोड़ा सा ऐड होगा इसमें, कि पहले आपको बड़ा नंबर मिल गया, बाद में छोटा मिल गया, तो अब क्या करो, इंटरचेंज कर दो। तो ये प्रोसीजर आगे चल के हम ऐड करेंगे जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे होंगे। बट अभी के लिए हमारा पर्पस ये था कि सिर्फ चेक करना है सॉर्ट है या नहीं।
अब देखिए ये हमारा नॉन डिक्रीजिंग था, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम कुछ ऐसी मिल जाए इंटरव्यू में कि नॉन इंक्रीजिंग पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, कंडीशन को जस्ट रिवर्स कर देना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो अगले के लिए मैं फिर से बताऊंगा, नहीं, इसी तरीके का लॉजिक इस्तेमाल करना है, बट वहां पे कुछ चेंजेस करने होंगे, वो आप खुद करोगे। तो ये मैंने नॉन डिक्रीजिंग के लिए किया है। अगर आपको नॉन इंक्रीजिंग के लिए करना है तो आपको क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है डीएसए। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको 3-4 प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती है। तो नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम मिलती है आप जाके सॉल्व करना इन सब पे, ठीक है, 3-4 प्रॉब्लम तो इसी पे रिलेटेड हो जाएंगी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि नंबर अपने पिछले वाले नंबर से बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब यह है कि नंबर डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। जबकि नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग क्या होता था, बराबर भी हो सकता था। आपको किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर कोडिंग राउंड में पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आपको सोचना है कि पहले तो मीनिंग क्या है, मैथ्स समझने की कोशिश करनी है उसके पीछे, एंड देन उसके बाद हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो चीज़ें एक एक करके। ठीक है, प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करो, कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे लिखना है, और उसी को क्या करना है, एल्गोरिथम में लिख देना है। अब इस तरीके से लिखने के बाद क्या करना है, बस कोड लिखना है। तो यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे पाइथन 3 आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो तो दूसरी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, तो इसलिए मैंने बोला था कि प्री रिक्विजिट यही है कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, मेथड कैसे डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम आपको ऐसे ही मिलेंगी अगर आप कोडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए बोला था कि चीजें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको एक बाहर फंक्शन बना के यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस सॉर्टेड नाम का एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस सॉर्टेड नाम का पहले एक वेरिएबल ले लेंगे। हम मान लेते हैं कि अभी सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है मतलब ट्रू। एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंडेक्स 1 से, और ये जाएगा कहाँ तक, आखिरी वाले इंडेक्स तक। तो ये हमारा आखिरी वाला इंडेक्स है। यहाँ पे मैं -1 नहीं लगा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से फॉर लूप काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ARR लिख रहा हूँ, उसका मतलब है ये आखिरी एलिमेंट तक जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि इफ हमारा जो ARR ऑफ आई है ये हमारा अगर छोटा निकल जाता है ARR ऑफ i -1 से, या तो पिछले वाले के बराबर होना चाहिए, पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम अपना स्टेटमेंट क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे कि नहीं भाई ये सॉर्टेड नहीं है, और फिर हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। फिर फॉर लूप के बाहर आएगा ये, और फॉर लूप के बाहर हम रिटर्न कर देंगे इज सॉर्टेड। तो इतना सिंपल सा ये है। इसको करेंगे कंपाइल एंड रन, एंड उसके बाद करेंगे सबमिट, अगर हमारा टेस्ट केस एक चल जाता है तो। अब यहाँ पे अगर आप टेस्ट केस देखोगे तो ये हमारा चल चुका है, ठीक है, एक्सपेक्टेड और योर आउटपुट दोनों सेम आ रहे हैं। इसको करेंगे सबमिट। राइट साइड बॉटम में आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा, मेरे इमेज की वजह से आपको नहीं दिख पा रहा है, तो वहां पे आपको करना है क्लिक, और यू कैन रन द इंटायर टेस्ट केसेस। तो यहाँ पे 1112 टेस्ट केसेस हैं और सारे पास हो गए हैं। अब इसके अलावा मैंने जो बताया आपको, आप उन पे भी जाके प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो, नॉन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे भी। अब देखिए यहाँ पे आपको सिमिलर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। अब ऐसा क्यों दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिमिलर प्रॉब्लम सजेस्ट करता है, क्योंकि हमने सॉर्टेड चेक किया है, तो सॉर्टेड चेक करने के लिए जो कंडीशन लगाई है वो तो लगानी ही पड़ेगी सॉर्टिंग में भी, बट वहाँ पे हमें इंटरचेंज भी करना पड़ेगा वैल्यूज़ को। थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाके ट्राई कर सकते हो बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। हालांकि सबका मेन पर्पस यही है कि एरे को सॉर्ट करो, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बट उसके लिए डिफरेंट एल्गोरिथम क्यों बनाई गई है वो हमारा डिपेंड करता है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारा एल्गोरिथम बहुत ज्यादा टाइम ले। अब ये सारी चीजें क्या है, जब हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे तो वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे पहले तो कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब क्या है, और रियल लाइफ में क्यों ऐसा यूज करते हैं, क्यों एक्चुअल टाइम नहीं लेते, क्यों हम अप्रॉक्सीमेट टाइम लेते हैं, और ढेर सारी चीजें हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।